Hello everyone, welcome to Deserve Point Academy. I am Nishita Dogne and I am going to help you in studying social studies. And today we are going to do the first chapter of civics class 10, that is power sharing. क्लास 9 में हमने देखा था कि डेमोक्रेसी क्या होता है, उसके क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं। अब क्लास 10 में हम पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी में किस किस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। अगर पावर ठीक तरीके से शेयर ना की जाए तो कंट्री को उससे क्या अफेक्ट होता है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लेने वाले हैं दो कंट्रीज के एग्जांपल, मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ है दो कंट्रीज को लेकर हमें समझाया गया कि किस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है और पावर शेयर ना करने से हमारी कंट्री को क्या अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं द चैप्टर प्रेजेंट्स टू कंट्रीज विद डिस्टिंक्ट अप्रोचेस टू मैनेजिंग एथनिक डाइवर्सिटी। ये जो चैप्टर है इसमें मुझे दो कंट्रीज दी गई है, अलग अलग अप्रोचेस जिन्होंने अलग अलग अप्रोच किया है प्रॉब्लम्स को और अपने एथनिक डाइवर्सिटी को किस तरीके से मैनेज किया है। एक जो कंट्री है वो है बेल्जियम, पहली जो कंट्री है वो है बेल्जियम और दूसरी जो है वो है श्रीलंका, है ना। ये दो कंट्रीज को लिया गया है चैप्टर में, इन दो कंट्रीज के एग्जांपल, और हम इससे समझेंगे कि कैसे पावर शेयर की जाती है डेमोक्रेसी में, है ना। दीज एग्जांपल्स हाईलाइट बोथ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल आउटकम्स ऑफ डिफरेंट पावर शेयरिंग मॉडल्स। तो जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से एक कंट्री ने अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी में पावर को शेयर किया और उसके क्या रिजल्ट हुए, और वहीं पर दूसरी जो कंट्री थी उसने अपनी पावर को सही तरीके से शेयर नहीं किया और उसके क्या क्या रिजल्ट हुए और वहां पर क्या सिचुएशन क्रिएट हुई। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे पास बात आती है फर्स्ट कंट्री की जो है बेल्जियम, है ना। इट इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, इट इज स्मॉलर देन हरियाणा इन एरिया। तो जो बेल्जियम है ना वो एक बहुत छोटी कंट्री है, कहाँ पर, यूरोप में, और इसका जो एरिया है वो इतना छोटा है कि ये हमारा जो इंडियन स्टेट है हरियाणा उससे भी छोटा है एरिया में। ठीक है, इट शेयर्स बॉर्डर विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। जो बेल्जियम है वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है चार कंट्रीज से, कौन कौन सी, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। ठीक है, आगे वो बोलते हैं पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम इज लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, है ना। मतलब कि जो बेल्जियम की पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ के आसपास है, लगभग 1 करोड़ है और उससे थोड़ी सी ज्यादा, और ये पॉपुलेशन हमारा जो स्टेट है ना, इंडियन स्टेट हरियाणा, उसकी आधी पॉपुलेशन है। अभी उन्होंने मुझे बोला था कि उसका जो एरिया था वो कितना था, हमारे इंडियन स्टेट हरियाणा से भी छोटा है। अब वो मुझे बोल रहे हैं कि उसकी जो पॉपुलेशन है ना वो भी हमारे जो इंडियन स्टेट है हरियाणा उससे आधी है। कितनी पॉपुलेशन है इसकी, इसकी पॉपुलेशन है 1 करोड़ के आसपास। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। वो बोल रहे हैं कि जो यहाँ का एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। अब एथनिक कंपोजिशन क्या होता है, तो the diverse group of people within a country or region who share common characteristics like language, culture, religion and ancestry। मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक कंट्री के अंदर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो कॉमन कल्चर या फिर मैं बोल लूँ लैंग्वेज या रिलीजन शेयर करते हैं। मतलब अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, सेम रिलीजन शेयर करते हैं विद इन अ कंट्री। ठीक है, तो अब वो मुझे बोल तो रहा है कि जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब कैसे कॉम्प्लेक्स है वो हम आगे देखेंगे, है ना। कम्युनिटीज एंड रीजन्स ऑफ बेल्जियम। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन
59% लीव्स इन फ्लेमिश रीजन, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं डच लैंग्वेज। मतलब हम जो बेल्जियम कंट्री है उसकी टोटल पॉपुलेशन में से 59 जो परसेंट लोग हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैप दिया है मुझे, ये जो रीजन है ना जिसे मैं ऐड कर रही हूँ, ये कौन सा रीजन है, ये है फ्लेमिश रीजन। और यहाँ के जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं डच लैंग्वेज, ठीक है। याद रखना फ्लेमिश रीजन के जो लोग थे वो बोल रहे हैं डच लैंग्वेज, और इनका परसेंटेज कितना है, इनका परसेंटेज है 59%, ठीक है। उसके बाद जो 40% लोग हैं, जो 40% पीपल है वो बोल रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज। और ये कौन से रीजन में रह रहे हैं, ये रह रहे हैं वेलोनिया रीजन में। अब ये वेलोनिया रीजन कहाँ पे, ये जो रेड वाला हिस्सा है ना, ये जो रीजन है ना ये है वेलोनिया रीजन, ठीक है। और यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, वो बोल रहा है फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। अब बचा 1%, जो 1% जो बचा हुआ है बेल्जियन जो है वो लोग बोल रहे हैं जर्मन लैंग्वेज। कहाँ पे है ये जो है मैं इसे हाईलाइट, ये वाला रीजन, जो छोटा सा रीजन है ना, ये है मेरा, यहाँ पर रह रही है 1% पॉपुलेशन जो बोल रही है जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। तो 59% जो पीपल है वो बोल रहे हैं डच लैंग्वेज, और वो रह रहे हैं कहाँ पर, फ्लेमिश रीजन में। दूर से जो मेरे पास है दूसरे टाइप ऑफ पीपल वो है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, और वो लोग रह रहे हैं वेलोनिया रीजन में, ठीक है। और जो लास्ट मेरे पास 1% पॉपुलेशन बची वो रह रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, जो यहाँ की कैपिटल सिटी है ना, ये ब्रुसेल, ये जो छोटा सा डॉट दिख रहा है, यहाँ पर जो केस है वो पूरा उल्टा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो 80% पीपल है, यहाँ पर जो 80% पॉपुलेशन है वो लोग बोल रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज, और जो बची हुई 20% पॉपुलेशन है वो बोल रहे हैं डच लैंग्वेज। पूरी कंट्री में क्या हो रहा है कि 2 रीजन में बटे हुए हैं, 3 रीजन में 59% जो लोग हैं वो बोल रहे हैं डच लैंग्वेज, 40% जो है वो बोल रहे हैं फ्रेंच, और जो 1% बचा वो बोल रहे हैं जर्मन। पूरी कंट्री में क्या हो रहा है कि डच लैंग्वेज बोलने वालों की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है ना, इनका परसेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्रेंच बोलने वालों का। लेकिन ब्रुसेल में क्या हो रहा है, ब्रुसेल में 80% जो पॉपुलेशन है वो बोल रही है फ्रेंच लैंग्वेज, और जो 20% बचा है वो बोल रहा है डच लैंग्वेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, है ना। मतलब फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी उसका परसेंटेज तो कम था, लेकिन वो एज कंपेयर टू डच स्पीकिंग कम्युनिटी बहुत रिच थी और पावरफुल थी, ठीक है। डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो थी तो मेजोरिटी में, लेकिन वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की इतना रिच नहीं और इतना पावरफुल नहीं थी। तो ये फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी वो रिच और पावरफुल थी, तो ये क्या कर रहे थे, and resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later। मतलब ये पावरफुल और रिच होने के साथ साथ जो हमारी डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसे सप्रेस कर रही थी, और जो डच कम्युनिटी थी, डच स्पीकिंग कम्युनिटी, उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन बेनिफिट जो थे
वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बहुत बाद में मिल रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था, अब इससे जो है जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, इससे गुस्सा आया, है ना, इसे इग्नोरेंस फील हुआ। इन्हें ऐसा लगा कि हमारी कंट्री में हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही है, हमारी कंट्री में हमें जो डेवलपमेंट बेनिफिट्स है वो नहीं मिल रहे हैं। और इस कारण 1950s और 1960s में इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्या हो गया, टेंशन क्रिएट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगे। मतलब ये जो टेंशन जो क्रिएट हो रही थी ये बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन 1950s और 1960s में आकर ये बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, ठीक है। इनके बीच में डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी, उन दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट होने लग गई, और 1950s और 1960s में जाकर ये जो टेंशन थी वो और ज्यादा सीरियस हो गई, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, ठीक है। The tension between the two communities was more acute in Brussels. मतलब ब्रुसेल में ये जो कम्युनिटीज के बीच में टेंशन था ये और ज्यादा था। वहां पर तो एक स्पेशल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। वहां पर जो डच स्पीकिंग जो पीपल थे वो थे तो मेजोरिटी में, लेकिन उनका जो कैपिटल था फाइनेंशियली तो वो माइनॉरिटी में थे, है ना। तो अब इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन क्रिएट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए, अब और ज्यादा बढ़ गए 1950s और 1960s में जाकर, है ना। तो अब इनकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, इनकी जो गवर्नमेंट थी बेल्जियम की, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कौन से टाइम पर 1970s और 1993 के बीच में अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, है ना। 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए। क्यों? क्योंकि इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो टेंशन थे वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे और कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इस कारण जो बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 1970 और 1993 के बीच में 4 बार अमेंड किया। इन्होंने जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जो टेंशन क्रिएट है, उसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया था, है ना। तो अब इन्होंने 4 बार अमेंड किया, ठीक है, और ये लेकर आए एक न्यू मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस चीज के लिए? अपनी गवर्नमेंट को रन करने के लिए, अपनी सोसाइटी को मैनेज करने के लिए, डाइवर्सिटीज थी उनको मैनेज करने के लिए। अब क्या क्या चेंजेस लेकर आए? पहला चेंज जो था वो था इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट। बोथ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स in the central government, preventing any one group from overpowering the other। मतलब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो डच कम्युनिटी जो है और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, ये दोनों कम्युनिटीज में से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। मतलब दोनों कम्युनिटीज में से इक्वल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में होंगे। क्यों होंगे? ताकि कोई एक कम्युनिटी के नंबर ताकि एक कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी में ना आ जाए और दूसरी कम्युनिटी को ओवर पावर ना करे। इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट में। मतलब डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने बोला वो था स्टेट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ईच कम्युनिटी डच, फ्रेंच एंड जर्मन हैज इट्स ओन गवर्नमेंट टू ओवरसी मैटर्स स्पेसिफिक टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। पहला तो इन्होंने क्या बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो इंडिपेंडेंटली गवर्न कर सकती है। मतलब कि उसे सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो है स्टेट गवर्नमेंट वो सबऑर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना इंडिपेंडेंटली रूल कर सकती है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की हर बात को मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा था,
फ्रेंच जो पीपल थे वो ज़्यादा पावरफुल थे, वो इन पर ओवर पावर कर रहे थे। तो स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो अपने तरीके से रूल इसे कर सकती है और उसे सारी बातों को, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी बात है, सारे रूल्स है, उसे मानने के अलावा वो अपने कुछ रूल्स बना सकती है, अपने तरीके से स्टेट को गवर्न कर सकती है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग कम्युनिटी की अपनी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट बनाई, अपनी अपनी पार्टीज बनाई, है ना। क्यों बनाई? ताकि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी वो अपनी अपनी कम्युनिटी का अपनी अपनी कम्युनिटी के जो मैटर्स है, जो अलग अलग मैटर्स है, उन्हें देख सके और गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है। तीसरा जो था वो था ब्रुसेल्स अरेंजमेंट। इन ब्रुसेल्स अ बाइलिंगुअल रीजन सेपरेट governments manage different community matters to respect both groups interest। ब्रुसेल में भी इन्होंने क्या किया, अलग अलग गवर्नमेंट बना दी, सेपरेट गवर्नमेंट बना दी, डच की अलग गवर्नमेंट और फ्रेंच की अलग गवर्नमेंट। और उन्होंने बोला कि अलग अलग कम्युनिटी अपनी अपनी कम्युनिटीज को गवर्न करेगी, अपनी अपनी सेपरेट गवर्नमेंट होगी उन लोगों की। ठीक है। लास्ट पॉइंट जो था वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट्स। अभी मैंने बात की थी, मतलब कि उन्होंने अलग अलग कम्युनिटी बनाई, अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, अलग अलग कम्युनिटीज की, डच, फ्रेंच और जर्मन की। और उन्होंने बोला कि ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी अपनी अपनी कम्युनिटीज के सारे मैटर्स को सॉल्व करने में मतलब रिप्रेजेंट करेगी अपनी कम्युनिटीज को गवर्नमेंट के सामने, और जो भी इशू आ रहे हैं उन लोगों को, जैसे कि एजुकेशन, कल्चर, लैंग्वेज इशू जो भी कम्युनिटी के बीच में आ रहे हैं, कम्युनिटी के अंदर आ रहे हैं, उन्हें हैंडल करेगी। ठीक है। तो बेल्जियम ने इस तरीके से अपनी जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व किया, जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए थे उन्हें इस तरीके से हैंडल किया। तो और चीज यहाँ पे जो लिखा हुआ है अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब होता है अलग अलग मेजर्स, अलग अलग स्ट्रेटेजीज हमारी कंट्रीज या स्टेट की डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए जो यूज किए जाते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजीज और मेजर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। ठीक है। अब अभी तक हमने बात की बेल्जियम की। ठीक है। अब हम बात करेंगे श्रीलंका की, हमारी दूसरी कंट्री की। अभी तक हमने देखा बेल्जियम ने किस तरीके से जो टेंशन क्रिएट हुई थी उसे हैंडल किया, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाला, और किस तरीके से उसके जो लोग थे वो अच्छे तरीके से रहने लगे। अब मेरे पास आती है कंट्री दूसरी जो है वो है श्रीलंका। अब यहाँ पर क्या होता है, पहले हम कंट्री जो श्रीलंका है उसका ओवरव्यू देखते हैं। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। सभी को पता है श्रीलंका है जो वो एक आइलैंड नेशन है, एक आइलैंड है ना, मतलब पानी से सराउंडेड है तीनों चारों साइड से। ठीक है। ये जो है वो तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट से थोड़ी ही दूर है, थोड़े किलोमीटर ही दूर है। ठीक है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। मतलब बेल्जियम में जो सिचुएशन थी, मतलब जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 1 करोड़, अबाउट 1 करोड़ और लिटिल ओवर 1 करोड़। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पॉपुलेशन 2 करोड़। ठीक है। बेल्जियम की पॉपुलेशन जो थी वो हाफ ऑफ हरियाणा पॉपुलेशन थी, और यहाँ पर जो श्रीलंका की पॉपुलेशन है वो है हरियाणा के बराबर, सेम एज हरियाणा। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है वो है श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, मतलब बाकी साउथ एशियन कंट्रीज की तरह ही श्रीलंका जो है वहां पर भी एक डाइवर्स पॉपुलेशन है ना, मतलब अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर को शेयर करने वाले ग्रुप्स है। ठीक है। तो किस तरीके के ग्रुप्स हैं, द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स। जो श्रीलंका की मेजर पॉपुलेशन है ना वो बोल रही है सिन्हाला। कौन सा लैंग्वेज, सिन्हाला। ठीक है। और इनका परसेंटेज कितना है, इनका परसेंटेज है 74%। जो 74
70% पॉपुलेशन है ना श्रीलंका की, वो बोल रही है सिन्हाला लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? सिन्हाला। मतलब कि ये जो पूरा येलो रीजन है ना, ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं सिन्हाला लैंग्वेज। और जो दूसरे लैंग्वेज कम्युनिटी है वो है तमिल स्पीकर्स। ये लोग क्या बोल रहे हैं? तमिल। और इनका परसेंटेज क्या है? इनका परसेंटेज है 18%। मतलब ये वाला जो रीजन है, ये और ये भी, ये पूरा, इवन ये भी, ये जो रेड रेड है ना, ये भी। तो मैं ये ये जो रेड रेड है वो, और ये पूरा रीजन, ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं तमिल लैंग्वेज। अब तमिल लैंग्वेज के अंदर भी, तमिल स्पीकर्स के अंदर भी टू टाइप ऑफ ग्रुप्स है। पहले जो है वो है श्रीलंकन तमिल्स, मतलब जो यहाँ के नेटिव्स है, यहाँ के जो तमिल नेटिव्स है कंट्री के, यहीं के लोग जो है वो कौन से? श्रीलंकन तमिल्स। इनका परसेंटेज क्या है? इनका परसेंटेज है 13%। और दूसरे मेरे पास है इंडियन तमिल्स। अभी इंडियन तमिल्स कौन है? ये लोग वो है जिनके फोर फादर्स जो थे वो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर एज अ प्लांटेशन वर्कर श्रीलंका में आए थे और वहीं पर बस गए। तो इन्हें ये लोग क्या बोलते हैं? इन्हें ये लोग बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स। नहीं 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 नहीं, इंडियन तमिल्स। श्रीलंका तमिल्स तो क्या होते हैं? वहां के नेटिव्स। और इंडियन तमिल्स कौन से होंगे? ये वो लोग जिनके जो फोर फादर्स थे वो कॉलोनियल पीरियड में एज अ प्लांटेशन वर्कर आए थे श्रीलंका और वहीं पर बस गए। ठीक है, तो श्रीलंकन तमिल्स का जो परसेंटेज है वो क्या होगा? वो होगा 13%। होगा क्या, मतलब है ही। और इंडियन तमिल्स का परसेंटेज क्या है? इनका परसेंटेज है 5%। ओके, उसके बाद आता है मेरे पास most of the Sinhala speaking people are Buddhist while most of the Tamils are Hindus and Muslims। मतलब जो सिन्हाला स्पीकर पीपल है ना, जो ये कम्युनिटी है, सॉरी, तो ये लोग जो है ना, ये लोग जो है वो बुद्धिस्ट है। इस कम्युनिटी के ज्यादातर लोग जो है वो क्या है? बुद्धिस्ट। और वहीं पे मैं बात करूँ तमिल्स की, तो ये लोग जो है इनमें मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो है हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, सिन्हाला के मोस्ट ऑफ द पीपल क्या है? ये है बुद्धिस्ट। और जो तमिल है वो वहां पर है हिंदूज और मुस्लिम्स। और बचा जो 7%, कितना? 7% ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग जो है वो है क्या है? सबसे पहले तो क्रिश्चियन। और ये लोग दोनों ही भाषा बोलते हैं। ये बोलते हैं हम तो एडजस्ट कर लेंगे, हम तो दोनों साइड है ना। ये बोलते हैं तमिल और सिन्हाला लैंग्वेज। इनका परसेंटेज क्या है? इनका परसेंटेज है 7%। ये लोग क्या है? ये लोग है क्रिश्चियंस। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि सिन्हाला स्पीकर का परसेंटेज जो था वो था 74%। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी, है ना। उसके बाद मेरे पास तमिल्स थे जिनका परसेंटेज था 18। उसमें भी इन्होंने टू टाइप ऑफ तमिल्स को बताया है ना। पहला जो है वो है श्रीलंकन तमिल्स, दूसरा जो है वो है इंडियन तमिल्स। ठीक है, और इनका परसेंटेज क्या है? श्रीलंकन तमिल्स है मेरे पास 13% और इंडियन तमिल्स जो है वो है मेरे पास 5%। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे पास आया था वो था कि जो सिन्हाला स्पीकर पीपल जो थे उसमें ज्यादातर लोग जो थे वो थे बुद्धिस्ट। और वहीं पर जो तमिल थे उसमें थे ज्यादातर लोग हिंदू या मुस्लिम। लास्ट मेरे पास बचा
7% जो थे क्रिश्चियन, और ये लोग बेचारे दोनों भाषा बोलते थे। ये लोग तमिल भी बोलते थे और सिन्हाला भी बोलते थे। इसमें जो पॉपुलेशन थी वो दोनों लैंग्वेज के पीपल थे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई। ठीक है, तो क्या हुआ, 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ। तो वहां पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक बिलीफ क्रिएट हो गया, यहाँ पर एक बिलीफ आया। सबसे पहले तो उससे बात करते हैं, उसके बाद जो प्रॉब्लम है उसे बात करते हैं ना। मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म, अब ये क्या होता है, ये क्या नया वर्ड आ गया। तो ये क्या है, ये एक बिलीफ है कि एक कंट्री में जो मेजोरिटी में जो कम्युनिटी है, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, वही रूल कर सकती है, उसे ही राइट है रूल करने को और डिसीजन बनाने के लिए। मतलब कि हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट को हटा दो, और जो मेजोरिटी में जो कम्युनिटी है उस वही रूल करेगी एक कंट्री को, उसी को सारी राइट है रूल बनाने को और डिसीजन मेकिंग के लिए। और मतलब अगर इसका एसेंस निकाले ना, तो ये सीधा सीधा बोल रहे हैं कि जो मेजोरिटी में जो कम्युनिटी है ना, वो डोमिनेंस क्रिएट करेगी और वही सोसाइटी को कंट्रोल करेगी। तो यही होता है मेजोरिटेरियनिज्म। ये क्या है, फिर से एक बार देखते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, ये एक ऐसा बिलीफ है कि जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है एक कंट्री के अंदर, उसे ही है राइट सारे रूल्स बनाने को, और डिसीजन मेकिंग पावर भी उसी के पास है। और ये लोग क्या करते हैं, ये करते हैं कि जो माइनॉरिटी में जो कम्युनिटी है ना, उसके इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं और अपना डोमिनेंस क्रिएट करते हैं कंट्री के अंदर और सोसाइटी को कंट्रोल करके चलते हैं। तो श्रीलंका में इन्होंने यही किया, ये सिस्टम लेके आ गए ये लोग। इन्होंने क्या किया, जो सिन्हाला स्पीकर जो थे मेजोरिटी में थे, इन्होंने अपना डोमिनेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया और सारे रूल्स सिन्हाला के फेवर में बनाने लग गए। और जो बेचारी एक कम्युनिटी थी ना हमारे पास, तमिल कम्युनिटी, उसके सारे इंटरेस्ट को इग्नोर करने लग गए। ठीक है, तो क्या हुआ, आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1948 द श्रीलंकन गवर्नमेंट अडॉप्टेड पॉलिसीज फेवरिंग द सिन्हालीज मेजोरिटी। क्या हुआ, 1948 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो सिन्हाला कम्युनिटी थी, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी, मतलब मेजोरिटी में, तो क्या हुआ, डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो जिसे ज्यादा वोट जाते हैं वही बनती है गवर्नमेंट, है ना। और पहले क्या चलता था कि अगर हमारी कम्युनिटी का है तो हम उसे ही वोट देंगे, यही होता था। तो यहाँ पर हो गई मेजोरिटी में सिन्हाला कम्युनिटी और इनकी गवर्नमेंट बन गई। ठीक है, अब इनकी गवर्नमेंट बनने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जो सिर्फ फेवर करती है किसे, सिन्हाला कम्युनिटी को, सिन्हालीज मेजोरिटी को, है ना। तो इन्होंने क्या क्या रूल्स बनाए, क्या क्या पॉलिसीज बनाई। फर्स्ट जो थी मेरे पास थी वो थी सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हाला को उन्होंने क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। कब, 1956 में। 1948 में ये इन्हें इंडिपेंडेंस मिली और 1956 में जाकर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सिन्हाला को बोल दिया कि ये तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अनाउंस कर दिया कि सिन्हाला विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका फ्रॉम 1956। ठीक है, अब सिन्हाला को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इससे क्या हुआ, इससे इन्होंने क्या किया कि तमिल के जो इंटरेस्ट था ना, तमिल इंटरेस्ट को इन्होंने इग्नोर किया, है ना। दूसरा जो पॉइंट था वो था प्रेफरेंस इन जॉब्स एंड एजुकेशन। मतलब ये लोग क्या करने लग गए कि सिन्हाला मेजोरिटी जो थी, सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को ये ज्यादा प्रेफरेंस देने लग गए जॉब्स में और एजुकेशन में। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास 5 लोग है ना, वहां पर जो 3 लोग है वो है तमिल, और जो 2 लोग है वो है सिन्हाला। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये उन्हें पहले प्रेफरेंस देंगे, पहले उन्हें जॉब देंगे, उन्हें एजुकेशन देंगे, उसके बाद इनके लिए आता है तमिल। या तो बहुत बार ये लोग इग्नोर भी कर देते थे तमिल्स को। ठीक है,
तो ये क्या बोल रहे हैं, सिन्हाली रिसीव्ड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट साइडलाइनिंग द तमिल कम्युनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। मतलब सिन्हाला जो मेजोरिटी थी, सिन्हालिस को ज्यादा प्रेफरेंस मिलने लग गई किस चीज में, जॉब्स और एजुकेशन में। और इन्होंने हमारी जो तमिल कम्युनिटी थी उसे पूरा साइडलाइन कर दिया, उसे पूरा इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। और सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स थी और सारी जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज थी वो किसे देने लग गए, वो देने लग गए सिन्हालिस को। ठीक है, अब यहां से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, यहां से क्या हुआ, आगे चल के देखते हैं। तो अब ये लोग ऐसे पॉलिसीज बनाने लग गए, डोमिनेंस क्रिएट करने लग गए, सारे रूल्स जो है वो फेवर करने लग गए, किसके फेवर में करने लग गए सारे रूल्स, ये करने लग गए सिन्हालिस के फेवर में, है ना। और इग्नोर करने लग गए हमारी तमिल कम्युनिटी को। ठीक है, इससे क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। मतलब जो श्रीलंकन तमिल्स थे ना, उन्हें ऐसा लगने लग गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो हमारी पॉलिसीज को इग्नोर कर रही है, हमारे लिए जो पॉलिसीज है उन्हें डिनाई कर रही है ना, हमें इक्वल राइट्स नहीं दे रही है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रही हमें, discriminated against them in getting jobs। उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। मतलब कि यहाँ से क्या हुआ, जो श्रीलंकन तमिल जो थे ना, उन्हें क्या होने लग गया, उन्हें होने लग गया फीलिंग इन एलिएनेशन। ये क्या होता है, मतलब फीलिंग ऑफ इग्नोरेंस। उन्हें लगा कि हमें पूरे तरीके से क्या किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, हमारे जो राइट्स है वो हमसे छीने जा रहे हैं, हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू दिस द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज बिकम पुअर। अब इससे क्या होगा, तो इसके कारण क्या हुआ, जो रिलेशनशिप थे ना सिन्हाला और तमिल्स के बीच में, ये बहुत पुअर होने लग गए। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इन दोनों के बीच में कड़वाहट पैदा हो गई, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लग गए। किस चीज के कारण, फीलिंग ऑफ एलिएनेशन के कारण। मतलब जो श्रीलंकन को जो लगा था ना कि मेरे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मुझे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रही है, और ये सच में हो रहा था, उन्हें ऐसा लग नहीं रहा था, ये सच में सिन्हाली जो कम्युनिटी थी वो कर रही थी, है ना। तो इसके कारण उनका जो रिलेशनशिप था वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लग गए। और इसके कारण क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्ड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल्स एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनाना स्टार्ट कर दी, स्ट्रगल चालू हो गया, प्रोटेस्ट करने लग गए वो लोग। क्यों, वो बोल रहे थे कि हमारी जो लैंग्वेज है तमिल, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, कहाँ का, श्रीलंका का। ठीक है, लेकिन लेकिन जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब तमिल्स को जो है वो और ज्यादा गुस्सा आया। पहले तो इन्होंने मना बोल दिया, पहले तो इन्हें राइट नहीं दे रहे थे, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, और उसके बाद फिर उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया, जब अपनी पार्टीज लॉन्च की, तो इन्होंने मना ही कर दिया कि हम तुम्हारी लैंग्वेज को इग्नोर करेंगे, तुम्हारी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं अनाउंस करेंगे। ठीक है, ये लोग, इन्होंने इवन ऐसा भी बोला कि हमें एक अलग गवर्नमेंट दे दो, हमारा एक अलग एरिया बना दो, अलग कंट्री बना दो, लेकिन इन्होंने सारी चीजों से डिनाई कर दिया, है ना। तो क्या हुआ, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। मतलब वो बोल रहे हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है तमिल, उसे प्लीज ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, ताकि हमें जॉब्स और एजुकेशन सिक्योर करने में थोड़ी आसानी हो, थोड़ी इक्वालिटी मिले। लेकिन यहाँ पर जो सिन्हाला कम्युनिटी थी, यहाँ की जो श्रीलंकन जो गवर्नमेंट थी, वो लोग बिल्कुल भी
इस बात को मानने से तैयार नहीं थे। उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया, इग्नोर कर दिया इनके इंटरेस्ट को। अब उससे क्या हुआ, जो तमिल थे उनको और भी ज्यादा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। ठीक है, और क्या हो रहा था, ये लोग बार बार अपनी पार्टीज बना रहे थे, बार बार स्ट्रगल हो रहा था, बार बार वो लोग मांग कर रहे थे, अलग अलग डिमांड कर रहे थे कि हमें थोड़ा तो इक्वालिटी मिले, थोड़ा तो हमें पावर मिले, ताकि हमारी जो थोड़ी इक्वालिटी है बची कुछ वो हमारे पास रहे, जो हमारे पास जॉब सिक्योरिटी, जो अपॉर्चुनिटीज है वो हमारे पास रहे। लेकिन बार बार जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी वो डिनाई कर रही थी, बार बार रिपीटेडली डिनाइड बाय द गवर्नमेंट। उनकी जो डिमांड थी वो बार बार इग्नोर की जा रही थी, किसके द्वारा, श्रीलंकन गवर्नमेंट, मतलब सिन्हालीज मेजोरिटी जो थी उसके द्वारा। ठीक है, अब इन्हें आया बहुत तेज गुस्सा। अब उसके बाद क्या हुआ, तो इन लोगों का डिस्ट्रेस जो था वो इतना बढ़ गया इन लोगों के बीच में, द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज turned into widespread conflict and turned into a civil war। मतलब इन लोगों के बीच में जो डिस्ट्रेस था वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि इनके बीच में क्या हो गया, इनके बीच में सिविल वॉर हो गया। ये जो सिचुएशन थी वो किस चीज में बदल गई, सिविल वॉर में। कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा हो गया, टेंशन इतना ज्यादा क्रिएट हो गया कि सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई इस कंट्री में। ठीक है, एज a result thousands of people from both communities have been killed, many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या हुआ, हजारों लोगों ने, हजारों लोगों ने, सिर्फ एक कम्युनिटी में से नहीं, दोनों कम्युनिटी में से क्या हुआ, 1000 लोग मारे गए। जो बेचारे लोग थे जिनकी कोई गलती नहीं थी, दोनों कम्युनिटीज के बीच में ऐसा सिविल वॉर हुआ कि हजारों लोग मारे गए। ठीक है, और बहुत सारी फैमिलीज को तो वहां से मूव भी करना पड़ा एज अ रिफ्यूजी, है ना, वहां से उन्हें, मतलब अब इतना वॉर क्रिएट हुआ तो वो तो फोर्स होगा ना उनके ऊपर, तो उनके ऊपर तो प्रेशर होगा ना कि उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो बहुत सारी कंट्रीज को कंट्री छोड़ना पड़ा, बहुत सारे फैमिलीज को एज अ रिफ्यूजी, और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और उनका जो लिवलीहुड था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया जो उनका लिवलीहुड था पूरे तरीके से। ठीक है, और अब इतना सब कुछ होने के बाद क्या हुआ, जो सिविल वॉर था वो 2009 में एंड हुआ। ठीक है, तो सिविल वॉर था इतना पूरा एकदम डिस्ट्रक्शन करने के बाद 2019 में एंड हुआ, और इसने जो है वो caused a terrible setback to social, cultural and economic life of the country। मतलब सिविल वॉर जब एंड हुआ 2009 में, तो इसके कारण तो कंट्री के जो सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक तीनों एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा टेरिबली जो है वो एकदम डिस्ट्रक्शन हुआ, और बुरे तरीके से एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस कंट्री के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या, अभी हमने तक क्या देखा, अभी हमने देखा कि हमारे पास दो कंट्रीज थी, एक थी बेल्जियम सॉरी, और दूसरा जो था वो था मेरे पास श्रीलंका। ठीक है, दोनों के पास, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है। ओके, इसके पास भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, लैंग्वेज को लेकर हुई थी, है ना, और इसके पास भी लैंग्वेज को लेकर ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई। लेकिन लेकिन जो बेल्जियम कंट्री थी ना, जो बेल्जियम थी, उसने कितने अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, है ना।
उसने सारे लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा, सारी कम्युनिटीज को, किसी को ओवर पावर नहीं किया, सप्रेस नहीं किया, सारी कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से अमेंड किया और उसमें कुछ अच्छे चेंजेस लेकर आए जो कि दोनों कम्युनिटीज को सपोर्ट करता है ना, और दोनों डाइवर्सिटीज बनी रहे और साथ में रहे और इनके जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अच्छे तरीके से हैंडल करके सॉल्व किए जाए, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हमने देखा ना श्रीलंका में क्या हुआ, है ना, श्रीलंका में किस तरीके से एक पार्टी की या एक कम्युनिटी की मनमानी करने के कारण कितना नुकसान हुआ। ना ही उन लोगों ने तमिल की जो इंटरेस्ट है तमिल का उसे इग्नोर करते गए, एक तो ना ही उन्हें कोई इक्वल राइट्स दी, और उसका क्या रिजल्ट निकला, उसका रिजल्ट निकला सिविल वॉर, और इससे पूरी कंट्री को कितना ज्यादा नुकसान भी हुआ, है ना। तो यहाँ से मुझे यही पता चलता है कि किस तरीके से अगर मैं पावर को ठीक तरीके से अगर शेयर करूं अच्छे तरीके से इक्वली, तो क्या होगा, मेरे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व होंगे और मेरी जो कंट्री है उसमें सिचुएशन ठीक तरीके से चलती रहेगी। जो जितनी भी डाइवर्सिटी है, सारी कंट्रीज में डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में डाइवर्सिटी होती ही होती है, एक तरीके के लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बेल्जियम ने किस तरीके से अपनी पावर को शेयर किया ताकि जो एक कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी है, वो सप्रेस ना हो और हमारी गवर्नमेंट अच्छे तरीके से रूल करते रहे, हमारी जो 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 कंट्री है वो ठीक तरीके से अपना काम करते रहे, सारी जो डाइवर्सिटी है वो मैनेज होती रहे और किसी को भी फीलिंग ऑफ एलिनेशन ना लगे, ओके। और जब मैं देखती हूँ श्रीलंका को, तो श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में इन्होंने ठीक तरीके से पावर को शेयर नहीं किया, ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या मिला, इसका रिजल्ट मिला सिविल वॉर। इन्होंने एक पार्टी को बहुत ज्यादा पावर दे दी, उसने एक्सरसाइज किया पावर का, और दूसरी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा सप्रेस कर दिया। और जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज को सप्रेस करते हैं ना तो एकदम से बस्ट होती है, एकदम बूम, है ना। तो यहाँ पर वही हुआ, इन लोगों ने एकदम प्रोटेस्ट किए, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ है और एकदम सिविल वॉर की जो है वो सिचुएशन बन गई और सिविल वॉर हुआ और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ इस कंट्री में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं, यहाँ से हम सीखते हैं कि सभी को एक अपनी अपनी इनफ पावर मिलने चाहिए, सभी के पास अपनी अपनी पावर्स होनी चाहिए ताकि कोई भी हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें यूनिटी बनी रहे, वहां पर सिचुएशन है वो ठीक तरीके से चलते रहे, कोई भी एक दूसरे को ओवर पावर ना करे, ठीक है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्यों हमें पावर शेयर करना चाहिए। अभी तो हमने देखा ना, पावर शेयर अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, एकदम सिविल वॉर की सिचुएशन आ जाएगी, है ना। तो हम देखते हैं कि पावर शेयर क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, वो तो हमने देख लिया कि नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब देखते हैं कि पावर शेयर क्यों करनी चाहिए, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस है, मैंने कुछ यहाँ पे लेकर रखे हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, मतलब जब डाइवर्स ग्रुप को हम अपनी अपनी पावर्स देते हैं ना, अलग अलग ग्रुप्स को जब हम अपनी अपनी पावर्स देते हैं, इनफ पावर देते हैं, उसके सफिशिएंट पावर देते हैं, है ना, तो वहां पर क्या होता है, उनमें फीलिंग ऑफ एलिनेशन नहीं आता है। वहां पे क्या होता है, उन्हें ऐसा लगता है हमारे पास कुछ पावर है, अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिड्यूस होते हैं और हमारी जो सोसाइटी है उसमें, हमारी जो कम्युनिटीज है, हमारी कंट्री है, डेमोक्रेसी जो है उसमें यूनिटी बनी रहती है, ठीक है। मतलब अलग अलग ग्रुप्स को, डाइवर्स ग्रुप्स को जब हम पावर शेयर करते हैं, उनके पास एक अपनी पावर होती है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट
उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और हमारी जो सोसाइटी है उसमें यूनिटी बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है पावर शेयर करने से। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक पार्टी के पास बहुत ज्यादा पावर है, किसी के पास बहुत कम पावर है तो उसे लोग सप्रेस कर रहे हैं, मतलब उसे दूसरे जो कम्युनिटी है वो सप्रेस कर रही है। तो जब सभी के पास इक्वल पावर होगी तो हमारे पास कोई भी पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं आएगा, है ना। हम जो है वो एकदम जो मतलब जो है इक्विटेबल पावर अगर होगी हमारे पास तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, स्टेबिलिटी बनी रहेगी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। सभी के पास जब अपनी अपनी पावर्स होगी, सभी लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि हमें सप्रेस किया जा रहा है ना। तो इससे क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होंगे। ठीक है, और सभी को ऐसा लगेगा कि हम गवर्नमेंट की प्रोसेस में इंक्लूडेड है, ऐसी फीलिंग बनी रहेगी लोगों के बीच में। और इससे हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो एकदम बनी रहेगी, सही रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। पावर शेयरिंग strengthen democracy by allowing citizens to participate in decision making either directly or indirectly। मतलब पावर शेयरिंग से क्या होता है, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो और ज्यादा मजबूत होती है। सभी लोगों के पास अपनी अपनी पावर्स होती है, इनफ सफिशिएंट पावर्स होती है। सभी लोगों के पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी जो डेमोक्रेसी होती है ना उसके पास सभी के पास पावर होती है। किसी किसी के पास डायरेक्ट होती है, किसी के पास इनडायरेक्ट पावर होती है, लेकिन पावर सभी के पास होती है। ठीक है, तो इससे हमारे जो डेमोक्रेसी है ना वो और ज्यादा स्ट्रांग बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे सिटीजन्स के बीच में यूनिटी बनी हुई रहती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बेटर गवर्नेंस। शेयर्ड पावर इंश्योर दैट नो सिंगल ब्रांच और ग्रुप हैज अनचेक्ड अथॉरिटी लीडिंग टू मोर बैलेंस एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस। ये क्या है? मतलब जब सभी चीज सही रहेगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होगा लोगों का, लोग अच्छी तरीके से यूनिटी में रहेंगे तो अच्छा गवर्नेंस होगा कंट्री में। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टी के पास, मतलब एक ब्रांच के पास एकदम पूरी पावर होगी और वो दूसरी जो सारी कम्युनिटी से उसे ओवर पावर करेगी। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो है गवर्नेंस वो और बेहतर होगी, हमारी जो डेमोक्रेसी जो है वो और स्ट्रांग होगी। तो ये कुछ रीजंस है, ये कुछ एडवांटेजेस है पावर शेयर करने के, है ना। ये एडवांटेजेस क्या है कि हम पावर शेयर हमें क्यों करनी चाहिए, और आगे हमने देखा था कि पावर अगर शेयर नहीं करेंगे तो क्या हाल होगा, श्रीलंका की तरह हाल होगा, सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आगे मेरे पास आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये है हमारा लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, पहला जो फॉर्म है वो है मेरे पास हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। Here, power is distributed among different branches of government such as the executive, legislature, and judiciary. Each branch operates independently, providing a system of check and balance to prevent any branch from becoming too powerful. For example, in India. Horizontal power sharing क्या होता है? Horizontal का मतलब एकदम ऐसी सेम लेवल पर बनी हुई है। तो अब इसका मतलब क्या है, मतलब पावर को सेम लेवल, मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स में सेम लेवल पर डिवाइड करना, शेयर करना। किन किन के बीच में? फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में पावर को शेयर करना। अब ये जो है, ये तीनों ऑर्गन्स जो है वो सेम लेवल पर वर्क करते हैं, इनका जो काम है वो सेम लेवल का है, लेकिन इन लोगों का जो काम है वो अलग अलग है और ये इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हैं। और अगर इसमें से कोई भी एक ऑर्गन जो है ना वो अगर अपनी अथॉरिटी को एक्सेसिव एक्सरसाइज करे ना, तो ये जो बाकी जो दो ऑर्गन्स बचेंगे ना वो इस पे चेक ऑन करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे और बैलेंस बना के रखेंगे कि कोई भी जो तीसरा ऑर्गन है वो अपनी पावर का ओवर यूज ना करे और ज्यादा पावरफुल ना बना रहे।
और ये सिस्टम कहाँ पे चलता है? ये सिस्टम चलता है हमारे इंडिया में। अभी क्या देखा? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है? सेम लेवल पर गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर को शेयर करना, सच एज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ताकि अगर कोई भी ऑर्गन जो है वो अगर अपनी पावर का एक्सेसिव यूज करे तो जो दो हमारे ऑर्गन्स है ना वो उस पर चेक ऑन करते रहे और उसे बैलेंस बनाकर चले। ठीक है। दूसरा जो मेरे पास आता है वो है वर्टिकल पावर शेयरिंग। Power is divided across various levels of government, such as central, state, and local. This arrangement is also known as federalism. Each level of government has a specific power and responsibilities, allowing regional governments to address local needs. ठीक है, ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये पॉइंट मुझे बोल रहा है कि जब वर्टिकल पावर शेयरिंग के सिस्टम में क्या होता है, पावर जो है ना वो अलग अलग लेवल्स पर शेयर होती है। अभी मैंने क्या देखा था कि सेम लेवल पर शेयर हो रही थी डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है वर्टिकल सिस्टम चल रहा है, मतलब वर्टिकली इस तरीके से पावर जो है वो नीचे जाकर कम होती जाएगी। ठीक है। सबसे ऊपर मेरे पास आएगा सेंट्रल, फिर आएगा स्टेट और थर्ड आएगा मेरे पास लोकल। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तीनों ऑर्गन्स के पास तीनों लेवल पर अपने अपने पावर्स होंगे, अपने अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। सेंट्रल के पास जितनी पावर होगी उससे थोड़ी कम पावर जो होगी वो होगी स्टेट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर शेयर किससे करेगा? वो शेयर करेगा स्टेट गवर्नमेंट से, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो शेयर करेगा अपनी पावर लोकल गवर्नमेंट पे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? अलग अलग लेवल्स पे इस तरीके से जो नीचे जा रही है इस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। एक के बाद एक के बाद एक लेवल्स होते हैं, उस पर अपनी अपनी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने अपने काम होते हैं। ठीक है। इस सिस्टम को, इस अरेंजमेंट को हम फेडरलिज्म भी बोलते हैं। इसके बाद जो आपका जो चैप्टर आएगा ना, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 सिविक्स का, वो फेडरलिज्म ही है। हमें आगे चलकर पूरा फेडरलिज्म के बारे में ही बात करनी है। ठीक है। अभी बस इतना जान लो कि जो सिस्टम मैंने बोला ना अभी, सेंट्रल, स्टेट और लोकल के बीच में जो वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है, इसे ही हम फेडरलिज्म बोलते हैं। ठीक है। आगे चलकर हम इसे और ज़्यादा इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। ओके। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज स्पेसिफिक पावर। अभी देखा था सबके अपने अपने पावर्स होती है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और ये सारे मतलब अपने अपने पावर्स का यूज़ करके लोकल नीड्स तक सभी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सोशल ग्रुप्स के बीच में भी कुछ पावर शेयर की जाती है। पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल और एथनिक ग्रुप्स। जो हमारी पावर है उसे सोशल और अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के बीच में भी डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हमने देखा था बेल्जियम में, उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी, है ना? क्यों बनाते हैं ऐसा? क्यों ऐसा होता है? ताकि जो स्पेसिफिक कम्युनिटी के बीच में जो हमने पावर शेयर किए थे ना, उसके पास इतनी पावर हो कि वो अपनी कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट है, जो एजुकेशनल इशू, हेल्थ इशू जो थे, लैंग्वेज इशू जो थे, उसे रिप्रेजेंट कर पाए हमारी गवर्नमेंट के सामने। इसलिए हम बनाते हैं, सोशल ग्रुप को हम देते हैं पावर। हम बनाते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट जो कि अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हमारे जो लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट होते हैं ना, उसे प्रोटेक्ट करके रखती है कौन? कम्युनिटी गवर्नमेंट। किसके इंटरेस्ट को? किसके लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट को? जो स्पेसिफिक कम्युनिटी है उसके। ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है वो है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। अब कुछ जो पावर है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ पावर प्रेशर ग्रुप्स के पास भी कुछ पावर शेयर की जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज में क्यों शेयर की जाती है पावर को? क्यों किया जाता है पावर को शेयर? ताकि एक सिंगल पार्टी के हाथ में सारी पावर ना रहे,
मतलब मोनोपोली क्रिएट ना हो हमारी कंट्री में, इसलिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। और प्रेशर ग्रुप जो है ना, उनके पास भी पावर शेयर की जाती है। इतनी पावर होती है कि अगर उन्हें कुछ लग रहा है कि कोई जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो गलत है, तो ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट करते हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है उस डिसीजन को फिर से चेक ऑन करती है, फिर से देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में क्यों की जाती है, ताकि हमारा जो डेमोक्रेसी है ना वो मोनोपोली क्रिएट ना करे। और प्रेशर ग्रुप्स में इसलिए की जाती है ताकि अगर कोई डिसीजन जो है जिससे लोग निराश है, उस जो प्रेशर ग्रुप है वो प्रेशर क्रिएट कर पाए, प्रेशर क्रिएट करती है हालांकि, प्रेशर क्रिएट करे और हमारी जो गवर्नमेंट है उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पाए। ठीक है, यही थे हमारे पास सारे टॉपिक्स, यही था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। अब है मेरे पास कुछ एमसीक्यूज। पहला है, इन बेल्जियम देयर वर टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड डैश स्पीकिंग communities during 1950s and 1960s। कौन सी लैंग्वेज थी, कौन सी लैंग्वेज थी डच के अलावा जो इन दो कम्युनिटीज के बीच में टेंशन क्रिएट कर रही थी? ऐसी कौन सी जो लैंग्वेज थी? वो थी फ्रेंच लैंग्वेज। कौन कौन सी लैंग्वेज थी मेरे पास? पहली थी डच स्पीकिंग कम्युनिटी और दूसरी थी मेरे पास फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज। इन दोनों के बीच में हो रहा था टेंशन क्रिएट 1950s और 1960s में। कब हो रहा था, मतलब कहाँ पर हो रहा था? बेल्जियम में। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन डैश। कौन सी ईयर में श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी? इंडिपेंडेंस कब मिली थी श्रीलंका को? श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में। ठीक है, 1948 में इन्हें इंडिपेंडेंस मिली। 1956 में इन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग इज फॉल्स। पहला है, पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग जो है वो हेल्प करती है सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करती है। हाँ, रिड्यूस करती है तो सही है। दूसरा है, पावर शेयरिंग इज गुड वे ऑफ टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग एक अच्छा वे है पॉलिटिकल ऑर्डर को बनाने में। हाँ, है ना, जब पावर शेयर होती है तो हमारे पास एक अच्छा पॉलिटिकल ऑर्डर होता है और सबके पास अपनी अपनी पावर्स होती है। तीसरा मेरे पास है, पावर शेयरिंग इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। नहीं, ऐसा नहीं है। पावर शेयरिंग स्पिरिट है हमारी डेमोक्रेसी की। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, मतलब ये है ऑप्शन, ऑप्शन सी इज फॉल्स। उसके बाद है, डैश इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। बताओ कौन सी गवर्नमेंट बनाई थी बेल्जियम में जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का, कम्युनिटीज के बीच में या फिर सोशल ग्रुप्स के बीच में? मैंने बोल ही दिया, अब वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि था, हमें मिला था किस, कहाँ से वो मिला था हमें? बेल्जियम से। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप एंड शेयर्स बॉर्डर विद फ्रांस डैश जर्मनी एंड लक्समबर्ग। कौन सी थी कंट्री, कौन सी थी वो दूसरी कंट्री जिसके साथ बेल्जियम अपना बॉर्डर शेयर कर रहा था? वो थी द नीदरलैंड। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे पास, विच लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन द फ्लेमिश रीजन ऑफ बेल्जियम। कौन सी लैंग्वेज थी जो फ्लेमिश रीजन में बोली जा रही थी? अब देखो मेरे पास अगर यहाँ पे फ्रेंच ऑप्शन होता ना तो मेरे पास थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता मुझे कि यार कौन सी लैंग्वेज थी, लेकिन जर्मन तो 1% थे यार, है ना, और बचा जो मेरे पास वो था डच लैंग्वेज। तो मेजोरिटी जो थी वो डच लैंग्वेज ही थी फ्लेमिश में, तो इसका ऑप्शन आएगा डच लैंग्वेज। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है, व्हाट इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल रिसाइडिंग इन द वेलोनिया रीजन ऑफ बेल्जियम। अभी मैंने क्या देखा, अभी मैंने देखा कि फ्लेमिश में बोल रहे थे वो लोग डच लैंग्वेज। ठीक है,
अब मेरे पास कौन सी लैंग्वेज बच गई? जर्मन तो ठीक है 1% है। अब मेरे पास कौन सी लैंग्वेज बची? फ्रेंच। तो वेलोनिया में वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट मेरे पास आज का लास्ट एमसीक्यू वो है, इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स 80% पीपल स्पीक। बोलो बोलो। तो मैंने अभी देखा था कि पूरा जो रीजन था, मतलब होल कंट्री जो थी, उसमें मेजोरिटी वो जो थी वो थी डच लैंग्वेज, और माइनॉरिटी जो थी वो थी फ्रेंच लैंग्वेज। लेकिन लेकिन जो हमारा ब्रुसेल्स था, वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर पूरी सिचुएशन जो थी वो एकदम, केस जो था वो एकदम उल्टा था। वहां पर क्या हो रहा था? 80% लोग बताओ क्या बोल रहे थे, और 20% क्या बोल रहे थे? अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर ज्यादा लोग बोल रहे थे डच और यहाँ पर बोल रहे थे कम लोग फ्रेंच, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बोलेंगे ज्यादा लोग फ्लेमिश, ज्यादा लोग बोलेंगे यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंच। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर मुझसे कोई टॉपिक जो है वो छूटता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसके लिए अलग से एक और वीडियो बनाएंगे। टिल देन, थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।